तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी सुपर फास्ट एमसीक्यू सीरीज के पार्ट नंबर 2 के बारे में, जहां पे हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 से लेके लास्ट तक के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें से आपका एआई हो गया, आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया, आपका ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस हो गया। इन सभी के हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इसके पहले एक और सीरीज हमारी एमसीक्यू फर्स्ट करके वो आ चुकी है, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो पहले आप उसको जरूर देखिएगा। और इसके साथ ही में जो आपका जरूरी सूचना है वो ये है कि इन दोनों एमसीक्यू सीरीज की प्लस इनके जितने भी हमारे एग्जाम ओरिएंटेड में जो अभी आगे आने वाली और क्लासेस होंगी, जैसे कि आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कौन कौन से हैं जो आएंगे एग्जाम में, इन सभी की जो क्लासेस होंगी उनकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगी, इसके बारे में भी हम लोग वीडियो के आखिरी में चर्चा करेंगे। तो चैनल से बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए और आखिरी में जरूर देखिए कि कैसे आपको पीडीएफ को अचीव करना है, लेना है। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट एंड पिक्सेल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत सेकंड नंबर टॉपिक के बारे में, मतलब जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है इसके सेकंड पार्ट के बारे में हम लोग आज लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 से लेके जो 9 तक है, मतलब हम लोग एआई से लेके आपका जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है ना, साइबर सिक्योरिटी है, इन सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज को कवर अप करेंगे। और ये जो सारे एमसीक्यूज हैं, ये सारे एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम के अंदर आपको जरूर से जरूर देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। इसके पहले भी हम लोग एक सीरीज एमसीक्यूज की एमसीक्यू सीरीज नंबर 1 को कवर अप कर चुके हैं, जहाँ पे हमने सी लैंग्वेज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखा था, कवर अप किया था। उसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, उसको जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, और देखो ये जो एमसीक्यू सीरीज है इसकी पीडीएफ कैसे क्या मिलनी है उसकी बात हम लोग वीडियो के एंड में करेंगे, सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आखिर जो ये पूरी सीरीज है, पूरी क्लास है, इसकी पीडीएफ कैसे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री है ना, लिख देते हैं कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पूरी पीडीएफ आपको एवरेज मिल जाएगी सभी बच्चों के लिए, चाहे आपने कोर्स को परचेज किया हो और चाहे आपने कोर्स को परचेज ना किया हो। कैसे मिलेगी उसकी बात हम लोग भी वीडियो के आखिरी में करेंगे। और इन दोनों सीरीज के बाद एमसीक्यू सीरीज नंबर 1 और एमसीक्यू सीरीज नंबर 2, इन दोनों को अगर आप बहुत ही ध्यान से जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके एमसीक्यूज में 20 में 20 नंबर पूरे पक्के होने वाले। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आखिर जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या होती है। तो क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ मशीन टू थिंक, है ना, कि भाई मशीन की सोचने की क्षमता। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन तो कह रहा है कि एआई के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ एआई। तो हम लोग जानते हैं एलन ट्यूरिंग कौन थे। ये तो सर हमने कहा कि सर ये तो ट्यूरिंग टेस्ट वाले भैया हैं, है ना, ट्यूरिंग टेस्ट वाले भैया हैं, तो ये तो होंगे नहीं। चार्ल्स बेबेज तो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। हाँ, जो भी अलग से क्वेश्चन आएंगे इनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिर तुमने कहा सर आइजैक न्यूटन तो फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, है ना, मेनली मैथ में भी इन्होंने कई सारे अच्छे काम किए हैं, बट अब बचा कौन यहाँ पे, जॉन मैकार्थी। तो जॉन मैकार्थी कौन कहलाएंगे, हमारे फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि देखो व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ देखो टाइम चल रहा है, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं ना, तुरंत ही इसका क्वेश्चन देखा आपने, अगर आपको पता है तो उसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो कह रहा है कि बताओ व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेन प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भाई हमारा वीक एआई होता है, जनरल एआई होता है और हमारा सुपर एआई, तीन टाइप के हमारे एआई के टाइप होते हैं। फिर कह रहा है विच टाइप ऑफ एआई कैन परफॉर्म अ सिंगल टास्क ओनली, इनमें से कौन सा एआई सिर्फ सिंगल टास्क कर सकता है। तो कौन कर सकता है, हमारा जनरल एआई, सुपर एआई, वीक एआई। वीक एआई है हमारा, वो क्या कर सकता है, वो हमारे सिर्फ सिंगल टास्क को कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि विच टाइप ऑफ एआई इज हाइपोथेटिकल एंड स्मार्टर देन ह्यूमन, इनमें से कौन सा एआई क्या है, हाइपोथेटिकल है और स्मार्ट है ना, इंसानों से स्मार्ट कौन सा होगा, जब वीक नाम पे लग रहा है कि भैया वीक है तो कमज़ोर है। जनरल एआई भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा कौन हमारा, आपका बचा हमारा यहाँ पे सुपर एआई, है ना। तो ये क्या है, ये आपका स्मार्टर दैन ह्यूमन है। और ये क्वेश्चन भी आप लोग लिख लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में होने वाला है। फिर कह रहा है जनरल एआई किसको रिफर करता है, सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम, नहीं, परफॉर्म ऑल द कॉग्निटिव टास्क, जितने भी संज्ञानात्मक कार्य हैं, हम लोग हिंदी में कहें
हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये उन सभी को रिफ़र करता है। कौन? आपका जर्नल एआई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एआई। एआई के अंदर हम लोग सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को एग्जाम के अंदर ज़रूर मिलने वाला है। तो कौन सी होगी देखते हैं एक बार। हमें तो पता है सर पाइथन होगी, कि पाइथन का यूज़ कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा एआई के अंदर किया जाता है। लेकिन सर HTML कहाँ यूज़ होती है? तो HTML यूज़ होती है आपकी वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत, है ना, वेब डिज़ाइनिंग यूज़ होती है। SQL कहाँ यूज़ होती है? ये आपकी यूज़ होती है डेटाबेस मैनेजमेंट में ना, DBMS कह लें हम लोग, DBMS, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट यूज़ होती है। और C+ कहाँ यूज़ होती है? ये आपकी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, या फिर जो गेमिंग इंटरफेस वगैरह रहते हैं वहाँ बनाने के लिए हम लोग C या फिर C++ लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि व्हाट डज NLP स्टैंड फॉर। NLP का मतलब क्या होता है? तो न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नहीं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बिल्कुल सही है ना। NLP मतलब क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डू एनिमल एग्जिबिट। इनमें से जो एनिमल्स हैं वो कौन सी इंटेलिजेंस को शो करते हैं? तो कौन शो करते हैं? आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस को, जो हम लोग कह लें कि जो एनिमल्स हैं वो आपके शो करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? मानव बुद्धिमत्ता क्या होती है? तो क्या वो कृत्रिम है? नहीं, कृत्रिम तो नहीं है, बायोलॉजिकल है, बिल्कुल सर। जो मानव बुद्धिमत्ता है वो क्या है? वो हमारी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, जैविक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आती है। फिर कह रहा है देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल क्या है इनमें से? तो बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस नहीं, ये तो बायोलॉजिकल है। नेचुरल भी नहीं होगी, मशीन इंटेलिजेंस इज एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। फिर देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द ट्यूरिंग टेस्ट मेजर। इसकी खोज किसने की थी? एलन ट्यूरिंग ने की थी, है ना। याद रखना, ये सारे पॉइंट याद रखना। अब ये जो एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट किया तो ये क्या था? तो तुमने कहा कि सर ये तो आपने पढ़ाया था। कब पढ़ाया था हमने? जब एआई वाली क्लास पढ़ रहे थे, तो वहाँ देखा कि जब डेवलपमेंट हो रही थी तो जो एलन ट्यूरिंग थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी हम लोग कह लें मशीन की एबिलिटी को चेक करने के लिए कि क्या एक मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है, उसकी तरह डिसीजन ले सकती है, उसकी नकल कर सकती है। इस पर्पस के लिए क्या हुआ, एलन ट्यूरिंग ने अपना ट्यूरिंग टेस्ट किया। तो क्या होगा? मशीन नहीं बोली, नहीं ये क्या है, स्पीड के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, क्षमता के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। तो बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है मशीन्स एबिलिटी टू मिमिक द ह्यूमंस के बारे में। फिर देखो अगला क्वेश्चन है ना, बहुत ही तेजी से हम लोग चलेंगे रफ्तार के साथ में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग यहाँ पे कवर अप करने वाले। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर द ब्लाइंड सर्च कैन यूज। इनमें से कौन सी हम लोग कह लें कि सबसे अंधी खोज है ना, ये सब हिंदी मीडियम में हमने इसका ट्रांसलेशन कर दिया है, तो थोड़ा सा अपना एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर द ब्लाइंड सर्च। अगर हम लोग ब्लाइंड सर्च करेंगे, है ना, इसके अंदर से सर्चिंग में मतलब ब्लाइंड सर्च करेंगे, तो सबसे अप्रोप्रिएट सिचुएशन कौन सी होने वाली है? रियल लाइफ तो होगी नहीं आपकी, स्मॉल सर्च स्पेस, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस ऑफ एआई इज आर, है ना। एआई के अनुप्रयोग कौन कौन से? एक्सपर्ट सिस्टम बिल्कुल है, गेमिंग के अंदर भी हमारा एआई का यूज़ होता है, विजन सिस्टम के अंदर भी यूज़ होता है। मतलब क्या हुआ आपका जो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन आपका, अ रोबोट इज एबल टू चेंज इट्स ओन ट्रेजेक्टरी। मतलब एक रोबोट है वो अपना जो भी पाथ है वो यहाँ कहीं भी अपने अकॉर्डिंग जा सकता है एज पर द एक्सटर्नल कंडीशन। मतलब यहाँ वो इधर जा रहा था, यहाँ पे क्या आ गई आपकी वॉल आ गई आपकी, तो वो इधर की ओर मुड़ गया, यहाँ चला गया, यहाँ आ गई तो यहाँ मुड़ गया, फिर वो यहाँ मुड़ गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया और यहाँ चला गया। मतलब क्या है कि जो रोबोट है वो एबल है, सक्षम है अपने अकॉर्डिंग, अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करने में। तो कह रहा है कि देन द रोबोट कंसीडर्ड एज, जो रोबोट है उसको कैसे कंसीडर किया जाएगा? मोबाइल रोबोट है? नहीं। नॉन सर्वो? नहीं। ओपन लूप? नहीं। कैसा रोबोट है हमारा? वो रोबोट हमारा है इंटेलिजेंट, है ना। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ टेक्निक दैट वाज डेवलप्ड टू डिटरमाइन वेदर अ मशीन कुड और कुड नॉट डिमॉन्स्ट्रेट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नोन एज, है ना, कि ऐसी तकनीक जिसको इसलिए किया गया था कि कोई मशीन कृत्रिम बुद्धि का प्रदर्शन कर सकती है या नहीं कर सकती है। अभी जस्ट हमने तुरंत पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि सर इसके लिए तो हम लोग ट्यूरिंग टेस्ट करते हैं। किसने इसकी डेवलपमेंट करी? तो करी किसने? एलन ट्यूरिंग ने करी, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, और आपका ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
इसके अलावा आपका ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी होने वाला है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, कह रहा है देखो कि एक्सपर्ट सिस्टम का इनमें से कौन सा एक घटक है, तो कह रहा है कि नॉलेज बेस। देखो ये हमारा सिस्टम दिया हुआ है एक्सपर्ट सिस्टम। यहाँ पे क्या है कि सैंपल का इनपुट जा रहा है, यहाँ देखो एक्सपर्ट बैठा हुआ है, जो पूरा आपका जो इंटरफेस है यहाँ पे दिया हुआ है। जो कह रहा है नॉलेज बेस, कहीं नॉलेज बेस है सर, यहाँ देखो नॉलेज बेस तो है। इंटरफेरेंस इंजन, क्या कहीं इंटरफेरेंस इंजन का यूज़ हुआ है? देखो यहाँ हुआ है आपका। फिर देखो कह रहा है यूजर इंटरफेस भी यहाँ पे आपका यूज होता है, मतलब क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि AI एजेंट परसीव एंड एक्ट अपॉन द एनवायरनमेंट यूजिंग, जो एक AI एजेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। AI एजेंट जान चलो कि या तो आपके 1 मार्क्स के अंदर आएगा MCQ में, या फिर आपका 1 मार्क्स के अंदर आएगा कहाँ पे, शॉर्ट आंसर के अंदर में, या फिर 2 मार्क्स के अंदर आपका ये भी क्वेश्चन जो है आपका AI एजेंट है ना, ये भी आपका आ सकता है। हो सकता है कि इस बार कुछ पैटर्न को अगर कठिन एग्जाम आएगा तो क्या करेगा, वो 4 मार्क्स में दे देगा आपको AI एजेंट और उसके टाइप्स के बारे में बताओ कि भाई AI एजेंट क्या होता है, ये टाइप कौन कौन से हैं। सेंसर हो गया आपका, परसीवर हो गया, और जो कह रहा है कि एक्चुएटर्स है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन AI एजेंट परसीव एंड एक्ट्स अपॉन द एनवायरनमेंट यूजिंग, किसको करता है आपका सेंसर का यूज़ करता है, और परसीवर का यूज़ करता नहीं है, और किसी करता है वो करता है आपका एक्चुएटर्स का यूज़ है ना, एक्चुएटर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को क्या होगा, हो सकता है कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाए। तो जो आपका पूरा वीडियो है AI वाला, वहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ को बारीक तरीके से, अच्छे तरीके से वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। तो उस चीज़ को आप उस वीडियो पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और हम लोग की वेबसाइट पे भी काम चल रहा है, तो वो भी शायद आपको दिखाया गया है अभी, तो उस पर भी हम लोग जाके आप पूरे क्लास को कवर अप कर सकते हैं वहाँ से भी ना, जो आपकी थ्योरिटिकल वाली क्लास रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि विच AI टेक्निक इनेबल्स द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड द एसोसिएशंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड द इवेंट्स, कि भाई कोई भी कौन तकनीक कंप्यूटर को वस्तुओं और उनकी घटनाओं के बीच संबंध, रिलेशन की बात हो रही है, और रिलेशन को समझने की बात हो रही है। तो मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसकी, पैटर्न मैचिंग की। फिर कह रहा है देखो कि टास्क एनवायरनमेंट इज अबाउट अ पीस, द पीस टास्क एनवायरनमेंट इज अबाउट, कि भाई जो पीस है इसका मतलब क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि पी फॉर क्या होता है आपका परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस। ई फॉर क्या होता है आपका एनवायरनमेंट है ना, और फिर आपका ए फॉर क्या होता है आपका एक्चुएटर, और एस फॉर क्या होता है सेंसर्स है ना। तो कहाँ है परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स और सेंसर्स। आपका ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है वेब क्रॉलर क्या होता है ना, वेब क्रॉलर किसका एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से हम कह दे रहे हैं, क्या है किसका एग्जांपल है आपका, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ अ इंटेलिजेंट एजेंट है ना। फिर कह रहा है कि बताओ प्रोपोर्शनल लॉजिक जो है, विच स्टेटमेंट फॉर प्रोपोर्शनल लॉजिक के लिए इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखो जो प्रोपोर्शनल लॉजिक है ये हम लोगों ने भी थ्योरी में डिस्कस नहीं किया था, और मुझे ये श्योर है कि आप लोग जहाँ से भी अपने स्कूल से पढ़ रहे होंगे या जहाँ से भी कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपने इस चीज़ को मिस किया होगा। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट तो हम नहीं कहेंगे, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है, कि बहुत सरल चीज़ है। तो प्रोपोर्शनल लॉजिक क्या होते हैं, तो प्रोपोर्शनल लॉजिक क्या होते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके 2 आंसर होंगे, या तो होगा ट्रू या तो होगा फॉल्स है ना। 2 आउटपुट उसके हो सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने कहा आपसे एग्जांपल कि इट इज़ रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। तो बताओ इसके जो आउटपुट हैं वो कितने हैं, सिर्फ 2 ही तो हैं, कि भाई सर हाँ बाहर तो बारिश हो रही है या फिर बारिश नहीं हो रही है ना, कि इट इज़ विंटर, या ठंडी पड़ रही है। ठीक है, फरवरी का महीना चल रहा है, देखो हम टी शर्ट पहन के यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये ठंडी पड़ रही है, तो इसके 2 ही ऑप्शन होंगे कि भाई जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वो कहेंगे हाँ सर ठंडी तो पड़ रही है भैया अभी, लेकिन जो जवान बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे, नहीं सर ठंडी वंडी खत्म, सीधे जून का महीना आने वाला एकदम है। तो बताओ, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है इसके लिए। तो क्या कह रहा है कि द सेंटेंस ऑफ अ प्रोपोर्शनल लॉजिक कैन हैव आंसर्स अदर देन ट्रू और फॉल्स, कि उनके जो आंसर्स हैं वो अदर देन ट्रू और फॉल्स, क्या ट्रू और फॉल्स के अतिरिक्त तो कोई हो सकते हैं, नहीं, ये क्या होगा, ये तो आपका गलत है, और ये गलत है तो क्या है, यही आपका आंसर सही है। क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है, बाकी तो सारी हमारी ट्रू। फिर कह रहा है कि वेज टू अचीव AI इन अ रियल लाइफ आर, इनमें से कौन सी तकनीक से हम लोग AI को प्राप्त करने के तरीके क्या हैं। तो आपका 2 तरीके हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा।
फिर कह रहा है कि बताओ एआई एजेंट के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपका एआई एजेंट करता है। तो इनपुट एंड आउटपुट लेना, ये काम तो करता नहीं एजेंट हमारा। मूवमेंट एंड हिमेली एक्शन, नहीं ये भी नहीं होगा आपका एआई एजेंट के कार्य में। परसीविंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग द इन्वायरमेंट, है ना, कि डेटा को परसीव करना, उस पर थिंक करना, सोचना कि भाई वो डेटा कैसा है, और उस पर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना, उसमें एक्ट करना, एक्शन लेना। ठीक है, यही हमारा क्या है, मेन कार्य है किसका, एआई एजेंट का। फिर कह रहा है देखो द बेस्ट एआई एजेंट इज वन, सबसे अच्छा एआई एजेंट कौन सा होता है कि जो कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन इट्स ओन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, कि बिना किसी इंसानी इंटरवेंशन के, बिना किसी इंसान की दखलंदाजी के वो क्या करे, वो अपने पूरे का टास्क को कर दे। सबसे अच्छा एआई एजेंट है, उसको हम लोग ठीक मानते हैं। फिर कह रहा है देखो आपसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ अ मशीन लर्निंग आर देयर, इनमें से कितने टाइप की आपकी मशीन लर्निंग होती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो मशीन लर्निंग है कितना की होती है, वो आपकी होती है 3 टाइप की। कौन कौन सी आपकी, देखो सुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट और आपकी अनसुपरवाइज्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रकार कौन कौन से हैं। इससे ये सारे क्वेश्चन देखो वापस से रिपीट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी से इन सारे क्वेश्चन को एक बार टिक लगा लेते हैं। फिर चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक, जो कि हमारा क्या रहेगा, जो कि हमारा रहेगा ड्रोन टेक्नोलॉजी। क्या कह रहा है देखो इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तुम लोग पता है कि एआई होती है 3 टाइप की, वीक, जनरल और सुपर। तो कह रहा है कि देखो कौन सा एआई केवल एक कार्य कर सकता है, अभी हमने देखा आपका कौन सा एआई, वीक एआई, है ना। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा एआई काल्पनिक और मनुष्यों से ज़्यादा समझदार है, हाइपोथेटिकल एंड स्मार्टर देन ह्यूमंस, कौन सा आपका हो जाएगा, सुपर एआई। अभी सब क्वेश्चन हमने सारे कर चुके हैं पहले ना, ये क्वेश्चन। ठीक है, जनरल एआई किसको करता है, परफॉर्म ऑल द कॉग्निटिव टास्क करता है। अब से यूजफुल किया जाने लैंग्वेज कौन सी आपकी है, वो पाइथन हो जाएगी आपकी यहाँ पे। एनएलपी का क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना। फिर कह रहा है कि जानवर कैसी बुद्धिमत्ता को शो करते हैं, वो करते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस को। मानव बुद्धिमत्ता क्या है आपकी, मानव बुद्धिमत्ता क्या है, क्या है वो आपकी है बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जान कौन सा हो जाएगा आपका, मशीन लर्निंग। और ट्यूरिंग टेस्ट आपका क्या करेगा, मशीन की एबिलिटी को नापने के काम में आता है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू थिंक ह्यूमन। और उसके जनक कौन से माने जाते हैं एआई के, अभी हमने करा जॉन मैकार्थी। इसके टाइप कौन कौन से हैं, वीक, जनरल, सुपर। और आपका कौन सा एक क्या कर सकता है, वीक है ना। सारे क्वेश्चन थे ये रिपीट हो गए थे, ये बहुत ही हैप्टिक की बात नहीं है। कभी कभी ऐसी गलतियाँ इतनी बड़ी पीपीटीज को बनाने के अंदर हो जाती हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। चलते हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन शुरू होंगे, हाँ मैशअप है, आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैशअप हो गए हैं, मिक्स हो जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल करेंगे ऐसे क्वेश्चन। हम लोग करेंगे फिलहाल कौन से क्वेश्चन जो आपके होने वाले, किसके हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन आपके सारे होने वाले हैं। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएवी, कि यूएवी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूएवी अनआर्म्ड होता है क्या, नहीं सर, अनआर्म्ड नहीं, अनमैन्ड होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। क्या हो जाएगा आपका, यूएवी। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो कंपोनेंट्स ऑफ द अनमैन्ड एरियल, सॉरी अनमैन्ड, एक मिनट को, हाँ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये है ना। देखो ध्यान देना, देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, और पिछली बार आपको बताएं हम कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर दिया था, और ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इस बार भी रहने वाला है। और इस क्वेश्चन में 90% बच्चा क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया। क्यों कंफ्यूज हो गया, क्योंकि देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है यूएएस, एक होता है यूएवी। देखो यहाँ पे दिया ना यूएएस, तो यूएक्सम क्या होता है आपका, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ जब बात आएगी यूएवी की, क्या होगा, अनमैन्ड एरियल और वी से व्हीकल, है ना। 2 चीज़ें अलग अलग हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल लगा के मत आना, क्या होगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यहाँ पे होने वाला है। फिर कह रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, इनमें से कौन से जो हम लोग कह लें कंपोनेंट्स हैं जो कंसिस्ट नहीं करते हैं। तो कह रहा है कि यूएवी तो करता है सर, ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर ये भी करता है। फिर कह रहा है कि एयर स्ट्रिप फॉर द लैंडिंग, क्या जो एयर स्ट्रिप फॉर लैंडिंग, ये जो आपका ऑप्शन है ये सही होना चाहिए। तो सर बिल्कुल, है ना, कि जो एयर स्ट्रिप है वो यूएस के अंदर कंसिस्ट नहीं करती है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43, क्या कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म यूज फॉर ड्रोन, इनमें से कौन सा टर्म ड्रोन के लिए यूज नहीं होता है। तो क्या सर आरपीएएस होता है, रिमोटली पायलट बिल्कुल होता है। आरपीएएस होता है रिमोटली पायलट सिस्टम, ये भी होता है आपका, है ना।
फिर कह रहा है कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल सिस्टम, ये भी आपका होता है। फिर कह रहा है रैपिड एक्शन फाइट सिस्टम, ये शब्द है, ये आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, हम लोग के लिए ड्रोन्स के लिए यूज़ नहीं होता है। ओके, तो कभी कभी कुछ एरर्स हो जाती हैं, जैसे कि मान लो अभी क्वेश्चन रिपीट हो गए है ना, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन मुझसे ही गलत निकल जाए। तो अगर ऐसे कोई डाउट्स हुआ करें आपके, या फिर क्वेश्चन कभी कोई हम लोग से गलती हो जाया करे, तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेडेक के आप लोग उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग से डिस्कस किया करिए और उनको कमेंट बॉक्स में उनको ज़रूर बताया करिए, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं वो उस गलती को रिपीट ना करें। उन कमेंट्स को मैं पिनअप कर देता हूँ जनरली, ठीक है। और हम लोग कह लें कि कमेंट को पिनअप कर देते हैं हम लोग सारी, और जो आगे आने से वाली जो मतलब मान लो हम लोग कभी इसको दोबारा से पढ़ाएंगे तो उस गलती को हम लोग वहाँ पे भी सुधार लेंगे, ठीक है। तो कभी कोई ऐसी एरर हुआ अगर, तो आप लोग बेशक बिना किसी झिझक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका कौन सा प्रयोग नहीं होता है, तो हमारा जो पहला वाला शब्द है वो प्रयोग तो नहीं होता है, बाकी सारे जो यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CAR फुल फॉर्म याद कर लो। पहली चीज़ कि सर CAR का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा जाता है। क्या होता है, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट। इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसको कौन पब्लिश करता है, तो कौन करता है, आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो आपका डायरेक्टर जनरल है इसका, वही इसको पब्लिश करता है, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन फॉर यूज इन इंडिया। हम लोग ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि जो आपके ड्रोन्स हैं उनको इंडिया के अंदर उड़ने के लिए परमिशन की नीड होती है, लेकिन एक कैटेगरी ऐसी भी है जहाँ पे हम लोगों को कोई भी परमिशन या कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की नीड हमें नहीं है। तो वो कौन सी कैटेगरी है, माइक्रो वालों के लिए होती है, स्मॉल में नहीं होगा आपके, बड़े बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा, आपके जो नैनो कैटेगरी के ड्रोन्स हैं जो हम जनरली शादी वादी में उड़ते हुए देखते हैं, तो इनको उड़ाने के लिए हमें किसी रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती है। क्लियर हो गया आपको। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एज पर ड्रोन कैटेगरीज इन इंडिया वेट ऑफ अ नैनो ड्रोन शुड बी। नैनो ड्रोन का वेट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका, लेस और इक्वल टू 250 ग्राम, 250 ग्राम हो या फिर क्या हो, उससे कम हो, है ना, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखो 47 नंबर कह रहा है कि भारत में बड़े श्रेणी के ड्रोन का वजन कितना होना चाहिए। कि भाई जो लार्ज कैटेगरी है आपकी इंडिया के अंदर, उसमें जो ड्रोन्स आते हैं उनका वेट कितना होना चाहिए, 150 किलोग्राम हो या फिर उससे ज़्यादा होगा, तभी उसको लार्ज कैटेगरी के ड्रोन के अंदर हम लोग कंसीडर करेंगे। तुम कहोगे सर इतना बड़ा ड्रोन कैसे आ गया, तो भैया जो ड्रोन्स हैं वो खाली हवा में उड़ने वाले नहीं होते हैं। ड्रोन्स एक जस्ट लाइक है, मान लो छोटा सा एरोप्लेन है ना, इतने बड़े बड़े ड्रोन्स भी हम लोग के अभी प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ना। तो कह रहा है देखो, अ परमिट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रो कैटेगरी ड्रोन्स टू फ्लाई अप टू कितने फीट तक, तो कितने फीट तक की, है ना, कितने फीट तक जो ड्रोन्स हैं उनको उड़ने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है ना। कितने फीट तक जो ड्रोन्स हैं, कौन से कैटेगरी के ड्रोन्स, मैक्रो कैटेगरी के जो ड्रोन्स हैं वो आराम से उड़ सकते हैं। तो कितने कैटेगरी उड़ सकते हैं आपके, देखो 100 कैटेगरी, 300 की, 250 की, 200। तो आपका क्या होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है एकदम वो करेक्ट हो जाएगा कि जो 200 फीट तक है ना, 200 फीट तक के उड़ने के लिए किसको, माइक्रो श्रेणी के ड्रोन को किसी भी परमिट की नीड नहीं होती है। फिर देखो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एज पर जनरल रूल ऑफ अ ड्रोन्स फ्लाइंग इन इंडिया एनी ड्रोन्स कैन नॉट बी फ्लॉन मोर देन, कि इनमें की कोई भी ड्रोन है, चाहे वो स्मॉल कैटेगरी का ड्रोन हो, चाहे वो लार्ज हो, चाहे वो माइक्रो हो, चाहे वो नैनो हो, कोई भी ड्रोन कितनी ऊंचाई के पहले, मतलब कितनी ऊंचाई से ज़्यादा, कितने फीट से ज़्यादा उड़ाया नहीं जा सकता है। तो कौन सा होगा आपका, 400, है ना, 400 फीट से ऊपर हम लोग कोई भी ड्रोन को उड़ा नहीं सकते हैं। फिर कह रहा है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ अ ड्रोन बेस्ड ऑन अ एरियल परफॉर्म यूज। इनमें से कौन सा आपका भारत की जो ड्रोन वायु योजना है उस पर आधारित नहीं है। आपका मल्टी रोटर तो है, आपका मूविंग रोटर ड्रोन आपका क्या होगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तो सारे आपके यूज होते हैं ना। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रोन इज मोस्टली यूज बाय द प्रोफेशनल एंड अ हॉबिस्ट। इनमें से कौन से ड्रोन का यूज़ है ना किसके लिए किया जाता है आपके। मुझे एक नया लग रहा है कि माइक लेना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, सब क्रैकर्स लग रहे हैं, कहीं डॉग्स बात कर रहे हैं ना, कहीं गाड़ी आ जा रही है, तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं वॉइस की एडिटिंग करने में, कि बहुत ज़्यादा हमें फिर म्यूट भी करना पड़ता है चीज़ों को बार बार। खैर देखो कह रहा है कि विच द फॉलोइंग ड्रोन इज मोस्टली यूज बाय द प्रोफेशनल एंड हॉबिस्टिक। इनके द्वारा जो पेशेवर लोग हैं जो ड्रोन उड़ाते हैं उनके द्वारा, या फिर जो शौकीन लोग हैं वो लोग सबसे ज़्यादा किस ड्रोन का यूज़ करते हैं। देखो
हाइब्रिड वीडियो तो करेंगे नहीं, वो महंगा आएगा। सिंगल रोटर बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है। आपका फिक्स्ड विंग भी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या आपका मल्टी रोटर ड्रोन देखा होगा ना आपने। एक ड्रोन, जब हम लोगों ने ड्रोन पढ़ाया था तो वहाँ हम लोग देखा था कैसा होता है कि ऐसा एक ड्रोन यहाँ पे है, मतलब बीच में इसका हब है और फिर यहाँ कुछ 4 पंखे लगे होते हैं ना ऐसे करके यहाँ पे, और फिर कनेक्ट होते हैं। फिर तुम्हारा यहाँ पे ये होता है, ये सब क्या है, फैन है, तो 4 यहाँ पे ना रोटर लगे होते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, मल्टी रोटर ड्रोन्स। ठीक है, फिर कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब टाइप ऑफ अ मल्टी रोटर ड्रोन। इनमें से कौन सा टाइप नहीं है किसका, मल्टी रोटर ड्रोन्स का। तो ट्राइकॉप्टर, क्या ट्राइकॉप्टर आता है आपका आता है क्या, मतलब कोई ऐसा ड्रोन जिसमें 3 पंखे लगे हों आपका। फिर क्वाडकॉप्टर क्या आता है आपका, ट्विन कॉप्टर 2 पंखों वाला आता है क्या, और ऑक्टोकॉप्टर। तो क्या होगा, कौन सा उप प्रकार कह रहा है, देखो नहीं है। तो कौन सा आपका होगा, आपका जो ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन है वो आपका ट्विन कॉप्टर यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा कि भाई जो ट्विन कॉप्टर है वो कोई नहीं होता है ना। डुओ कॉप्टर आपका होता है, क्वाड कॉप्टर आपका होता है। देखो क्वाड होगा 4 वाले, फिर आपका 8 वाला भी होता है ना। ठीक, फिर देखते हैं हम लोग आगे। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ड्रोन का अनुप्रयोग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन। इनमें से कौन सा ड्रोन का अनुप्रयोग नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है। फोटोग्रामेट्री में क्या यूज़ होता है ड्रोन का, अच्छा। फिर कह रहा है लैंड सर्वे में यूज़ होता है। फिर कह रहा है आपका पॉपुलेशन सर्वे, और फिर कह रहा है कि अंडर वाटर सर्वे। देखो फोटोग्राफी में तो होता है, लैंड के सर्वे में भी किया जाता है, अंडर वाटर में भी किया जाता है, पर पॉपुलेशन को जोड़ने के लिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। कोई जनसंख्या कितनी हो गई है, कोई घर के अंदर छुप जाएगा, कोई कहीं घुस जाएगा, तो फिर कैसे जानेंगे कि भाई जो ड्रोन के थ्रू कि भाई कितने लोग यहाँ पे हैं, है ना। फिर कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है जिसका, ड्रोन का। तो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ड्रोन का अनुप्रयोग है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, फिर कह रहा है आपका देखो एरियल मैपिंग, फिर कह रहा है आपका स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग, फिर कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा आपका इसमें, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हम लोग मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं ड्रोन का, ठीक है, एयर मैपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, और हम लोग स्ट्रक्चरल हेल्थ मतलब जो आपकी स्वास्थ्य निगरानी है उसके लिए भी ड्रोन का यूज़ करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि प्रोसेस बाई विच इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फोटोग्राफ टू क्रिएट एक्यूरेट 3 डायमेंशनल मैप। 3D मैपिंग के लिए हमें बात किसकी हो रही, बात यहाँ हो रही है किसकी, 3D मैपिंग की, है ना। यहाँ पे बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी तकनीक का यूज़ किया जाता है, तो कौन सी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, तो किस होता है वो आपको किया जाता है फोटोग्रामेट्री का, है ना। जब लोगों ने क्लास ली थी तो वहाँ पे देखा था कैसे इसको यूज़ कर रहे थे। फिर जो क्वेश्चन का आ गया कि फोटोग्रामेट्री क्रिएट्स अ डायनेमिक मेजरेबल डॉक्यूमेंट यूजिंग द सिस्टम ऑफ। कौन कौन से सिस्टम का यूज़ करके जो आपकी फोटोग्रामेट्री है वो इमेजेस को या दस्तावेज जो भी हैं वो उनको वो ड्रॉ करती है। तो क्या होगा आपका इसमें, यूएवी का माउंट सेंसर्स का यूज़ बिल्कुल करती है, जीआईएस मैप सिस्टम का भी यूज़ करती है, और क्या होगा आपका बोथ, है ना। जो आपका बोथ नंबर है, ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। फिर कह रहा है देखो, एज कम्पेयर टू एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट इमेजरी ड्रोन्स आर बेनिफिशियल बिकॉज, कि जो ड्रोन है वो क्यों फ़ायदेमंद होते हैं। लिखा है फ्लाई एट अ लोअर एल्टीट्यूड, कि भाई वो नीचे उड़ सकते हैं, हाई एक्यूरेसी ऑफ डेटा, कि भाई वो डेटा की एक्यूरेसी दे सकते हैं, और इंडिपेंडेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो वातावरण की जो स्थितियां हैं उनसे वो इंडिपेंडेंट होते हैं। या फिर कह रहा है आपका कि देखो ऑल ऑफ द अबव, कि भाई ऑल ऑफ द अबव आपका एकदम ऑप्शन नंबर सही है। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो नीचे उड़ सकते हैं, कि अगर हमें कहीं मान लो हेलीकॉप्टर है तो उससे हम लोग बहुत नीचे गलियों के अंदर नहीं वहाँ की चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, तो उसके लिए ड्रोन यूज़ करा। डेटा की एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जो ड्रोन है उसको डिज़ाइन ही इसीलिए किया जाता है ताकि वो जो डेटा कलेक्ट कर सकें। फिर कह रहा है कि इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो जो आपके ड्रोन हैं वो आपके नीचे उड़ते हैं, तो उनमें इतना ज़्यादा बारिश का या बिजली का असर नहीं पड़ता है कि बिजली गिर जाए कुछ हो जाएगा, जनरली नहीं पड़ता है। आंधी तूफान आएगा तो कहीं ना कहीं वो डंगाएंगे है ही थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत असर इसका भी नहीं पड़ता है ना। कह रहा है देखो, ड्रोन्स आर यूज इन लैंड सर्वे प्रोड्यूस। जो ड्रोन्स हैं जब वो यूज़ किए जाते हैं कहाँ पे, भूमि सर्वेक्षण में, लैंड सर्वेस के अंदर, उसमें क्या किसका उत्पादन करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके वो करते हैं आपके ऑर्थोमोजाइक मैप का वो प्रोडक्शन करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं कौन, ड्रोन आपके ना। फिर कह रहा है देखो, टाइप ऑफ द डेटा कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इमेजेस प्रोड्यूस बाय द सर्वे ड्रोन। इनमें से किस टाइप का जो डेटा है सर्वे ड्रोन्स के द्वारा एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। कह रहा है रोड साइन, कर्व्स, लोड कैपेसिटी या फिर रोड मार्कर। तो आपका क्या होगा इसमें, जो लोड क्षमता है उसको हम लोग, उसका जो डेटा है हम लोग यहाँ पे उसको नहीं निकाल सकते हैं ड्रोन की हेल्प से।
फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा भूमि सर्वेक्षण ड्रोन का प्रकार नहीं है। तो क्या होगा आपका सड़क सर्वेक्षण बिल्कुल है, लैंडफिल वॉल्यूम मेजरमेंट भी है, आपका स्लोप मॉनिटरिंग भी है, आपका ये बचा, यही आपका ऑप्शन क्या होगा, यही आपका नहीं होगा। तो नहीं पूछ रहा है तो क्या होगा, यही आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर कह रहा है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन इन अ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। तो कौन सा आपका इसमें से होगा। तो चेक अ बर्ड आई व्यू की जो आपका हम लोग कह लें कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है ना उसका एक बर्ड आई व्यू क्रिएट करना उसमें यूज होता ही होता है। फिर कह रहा है मटेरियल स्टॉक फाइल मेजरमेंट में यूज हो रहा है आपका CAD ओवरले इसमें भी यूज हो रहा है। और आपका मतलब क्या वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है। फिर कह रहा है देखो निर्माण उद्योग में ड्रोन का कौन सा अनुप्रयोग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो ड्रोन्स हैं इनका यूज़ कहाँ पे नहीं किया जाता है। तो कहाँ हो जाएगा आपका मॉनिटरिंग में तो किया जाएगा, सर्वे में भी किया जाता है, रिपोर्टिंग में भी किया जाता है, लेकिन जो मार्केटिंग है उसके अंदर ड्रोन का यूज़ जनरली नहीं करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन देखो ध्यान देना। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा है। कह रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये तो है, वॉल्यूमेट्रिक मैनेजमेंट भी आपका होना चाहिए है ना, बिल्कुल है। तो कह रहा है कि संरचनात्मक अखंडता रखरखाव स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेनेंस भी आपका है। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जनरली ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर तब बात कर रहे हैं देखो जब लगे कि भाई हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आ ही नहीं रहा है, मतलब 0%, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई कुछ चांसेस हैं 20-20 के चांसेस है, 50-50 में ये दोनों ऑप्शन में होगा। अब तो बात अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है और ऑप्शन नंबर तुम्हें डी दिख रहा है वहाँ पे, तो डी को मार देना, ऑल ऑफ द अबव को टिक लगा देना, क्योंकि यूपी बोर्ड के अंदर जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ध्यान देना मेरी बात को, मोस्ट ऑफ है ना, कंफर्म नहीं है कि यही ही होगा, सारे नहीं होंगे कि भाई पक्का पक्का है ना, लेकिन नॉर्मली जितने क्वेश्चन आते हैं अगर उसमें डी ऑप्शन दिया है या मान लो बोथ दिया है तो एक IQ जनरल काम करता है कि भाई वही वाला आपका सही 90% केस में होता है, लेकिन 10 में नहीं भी होता है। तो थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा तो वही बेटर सबसे ज़्यादा रहेगा। फिर कह रहा है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्थ कैन बी इवेल्युएटेड यूजिंग अ ड्रोन। ड्रोन का उपयोग करके हम लोग कैसे स्वास्थ्य का मूल्यांकन यहाँ पे कर सकते हैं। तो कह रहा है कि लार्ज स्पैन पुल है ना, लार्ज स्पैन ब्रिजेस का यूज़ करके हम कर सकते हैं, कि आपका हेरिटेज स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कह रहा है कि मॉन्यूमेंट एलिवेटेड बिल्डिंग्स का में कर सकते हैं, या फिर हम लोग कह लें कि और तो मतलब देखो तीनों में चारों में कर सकते, तीनों में कर सकते हैं हम लोग। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सर ROV की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा आपका ROV फुल फॉर्म क्या होता है। ROV का R फॉर रिमोटली, तो रिमोटली कहाँ है आपका, देखो रिमोटली यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, बाकी दोनों गलत हो गए आपके। O फॉर ऑपरेटेड, यहाँ क्या है ऑर्डर्ड है, तो यहाँ ये तो गलत हो गया आपका। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे था, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल आपका एकदम करेक्ट इसमें हो जाएगा। अब देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ई-कॉमर्स की है ना, ई-कॉमर्स की लोग यहाँ पे बात करेंगे, और इसमें पहला क्वेश्चन आपका ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ई-कॉमर्स होती क्या है, आखिर ई-कॉमर्स क्या होती है। कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कह रहा है कि इंक्रीज द फिजिकल स्टोर सेल, क्या जो फिजिकल स्टोर्स है इनकी इंक्रीज बढ़ाना, ना सर ये तो बहुत गलत कह रहे हैं आप। तो कह रहा है फैसिलिटेट ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, कि ऑनलाइन कुछ खरीदना और उसकी बेचने की सुविधा देना, बिल्कुल सही, एक तो सही हो गया। फिर रेडी फॉर इंटरनेट, नहीं ये तो होगा नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। तो कह रहा है इनमें से कौन सा आपका प्रकार किसका है, ई गवर्नेंस का प्रकार है ना। इन सब टॉपिक्स को हमने ई कॉमर्स को, ई गवर्नेंस को आपके एग्जाम की जब हम लोग बात कर रहे थे रिवीजन क्लासेस की, तो हम लोगों ने वहाँ पे इन टॉपिक्स को बहुत ही ब्रॉडली, बहुत ही डीपली डिस्कस किया था ना, कि भाई ई गवर्नेंस क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होती है। और इससे आप ये मान चलिए कि ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस से ही कम से कम आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में आपका लॉन्ग भी आ जाए ई कॉमर्स से या फिर आपका ई गवर्नेंस से। क्लियर हो गया आपको। देखते हैं कह रहा है कि कौन सा टाइप है ई गवर्नेंस का। देखो बात हो रही है यहाँ पे गवर्नेंस की, मतलब जी से स्टार्ट होगी, P2P तो होगा नहीं, C2C तो ये तो आपका बिजनेस का हो गया, ई कॉमर्स का हो गया, ये पे हो गया ई कॉमर्स का। बचा गया आपका G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन की बात यहाँ पे हो रही है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा है विच पेमेंट गेटवे इज वाइडली यूज इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर किस पेमेंट गेटवे का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। देखो किसका किया जाता है। देखो अब यहाँ ध्यान देना, पेमेंट गेटवे की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है,
बात हो रही है गेटवे की, है ना। देखो बिटकॉइन अभी इतने चर्चे में है नहीं, बैंक ट्रांसफर से हम लोग ई कॉमर्स जल्दी यूज़ करते नहीं है, गूगल पे का यूज़ हम लोग करते हैं, बट ये कहाँ करते हैं, ये हम लोग करते हैं यूपीआई पेमेंट करने में करते हैं। ऐसा गेटवे की बात यहाँ पे नहीं होगी। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और बात आ जाए इंडिया की, कि इंडिया के अंदर जो पेमेंट गेटवे है सबसे ज़्यादा कौन सा होता है यूज़ आपका, वो बताया था हमने आपको, रेजर पे। प्रेजेंट टाइम में जो रेजर पे है वो बहुत ज़्यादा यूज़ आपका हर जगह पे हो रहा है, ठीक है, इंडिया में। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स, इनमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल है किसका, आपका एग्जाम्पल है ई कॉमर्स का। तो कौन सा हो जाएगा आपका, अमेजॉन, IRCTC, लिंक्डइन, डॉक्स। सर गूगल डॉक्स में तो हम लोग शीट बनाते हैं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ई कॉमर्स की बात हो रही यहाँ पे धंधे की, बिजनेस की बात हो रही है। लिंक्डइन में तो सब बेरोजगार लोग जाते हैं, यहाँ जॉब ढूंढी जाती है, तो ये तो होगा नहीं। सर IRCTC में क्या होता है, तो यहाँ तो हम लोग ट्रेन बुकिंग करते हैं ना, ट्रेन बुक कर रहे हैं। बचा क्या अमेजॉन, तो हम लोग अमेजॉन पे क्या करते हैं, पूरी ई कॉमर्स का काम करते हैं, सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं ना। तो सारा क्या हो गया आपका, इसका आंसर एकदम अमेजॉन एकदम करेक्ट हो गया। G2B का अर्थ क्या है, G फॉर गवर्नमेंट और B फॉर बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस, है ना। देखो G2B बिजनेस तो होना नहीं है, बैंक होना नहीं है, बायर होना नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट। ठीक, फिर कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि विच टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर सिक्योर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन के लिए क्या है, एसेंशियल है फॉर सिक्योरिटी, सिक्योर रखने के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ पे। देखो ब्लॉकचेन नहीं, डेटा वेयर हाउसिंग, ये तो एकदम अलग चीज़ है। क्लाउड कंप्यूटिंग तो क्या होती है, जब हम लोग किसी भी कंप्यूटर को क्लाउडली एक्सेस करते हैं, ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, तो ये भी इसका आंसर तो नहीं होगा। बचा क्या हमारा, SSL इंक्रिप्शन या SSL इंक्रिप्शन का यूज़ हम लोग करते हैं कहाँ पे, अपने ई कॉमर्स को सिक्योर बनाने के लिए ना। फिर कह रहा है देखो विच पेमेंट गेटवे इज वाइडली यूज्ड इन ई कॉमर्स, आपका हो जाएगा इसमें पेपाल, अभी हमने किया। फिर कह रहा है इसमें कौन सा उदाहरण है आपका ई कॉमर्स का, क्वेश्चन को इसमें रिपीट कर रहे हैं कई सारे, है ना। अमेजॉन हो जाएगा आपका, G2B का अर्थ क्या है, वो गवर्नमेंट टू बिजनेस है। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन हो सकता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया लो, या कुछ गलत कुछ बग्स आ गई है इसमें, तभी ये क्वेश्चन रिपीट मार रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हम लोग के यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने। कह रहा है कि इसमें कौन सी यूज़ होती है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए, तब कौन सी बताया हमने आपको, SSL यूज़ होती है। कौन सा यूज़ किया था, पेपाल का यूज़ किया था, फिर रिपीट मारा। देखो ये है ना, कोई लग रहा है आपको ये PPT रॉन्ग आ गई है, कुछ भी कह लो, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं सारे क्वेश्चन को। G2B का क्या, गवर्नमेंट टू बिजनेस की बात होगी यहाँ पे। स्वच्छ ई कॉमर्स के लिए फिर ये क्वेश्चन आ गया, फिर ये आपका पेपाल आ गया, अब शायद ना आए, है ना, अभी फिर आ गया ये तो अमेजॉन, फिर G2B, है ना। तो देखते हैं कहाँ तक के सारे क्वेश्चन हैं, है ना। इनको मैं टिक कर देता हूँ ताकि आपको एकदम क्वेश्चन रट जाए वाले अच्छे से। ओके 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 ओके, ये तो सब वही क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। VPN, है ना, देखो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपका आ गया है ये, है ना, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे SSL हो जाएगा। और जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अ VPN। VPN सभी लोग जनरली यूज़ कर रहे होते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं VPN, वो हम बता सकते नहीं है इस ऑनलाइन क्लास के अंदर, ठीक है। VPN यूज़ कहाँ होता है जनरली, VPN यूज़ क्या होता है, देखो होता क्या ये VPN क्या होता है, VPN ये होता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, है ना, नेटवर्क। तो कहाँ लिखा है, पहले से लिखा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यही सही हो जाएगा। ये तो पब्लिक है, ये तो प्रोटेक्टेड, ये तो पर्सनल है, सब गलत। देखो VPN करता क्या है एक्चुअली में, कि आपका जो भी आपका, हम लोग कह लें कि जो आपका डेटा ऑपरेटर है, आप मान लो जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आपका आ रहा है जियो से। तो आपका जियो क्या हो गया, जियो हो गया आपका ISP, है ना। क्या हो गया ISP, को क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसको भी ध्यान रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका ISP। तो अब क्या है कि हम लोग जो डेटा ले रहे हैं कहाँ से, ISP से ले रहे हैं, तो उनका एक सर्वर लोकली कहीं ना कहीं होता है, तो उससे पता चलता है कि इंडिया के अंदर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग VPN लगा देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो नेट है वो पहले कहीं और से रूट होके क्या होगा, हमारे पास में आएगा। तो जनरली सिक्योरिटी पर्पस के लिए, या हम लोगों को ट्रैक ना कर सके, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिसका VPN का यूज़ हम लोग कभी करते हैं। ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने फिर लॉस बनाए हैं VPN के अंतर्गत, तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाए, ठीक है। तो कह रहा है कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ मालवेयर दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, इनमें से कौन सा टाइप है किसका, इनमें से कौन सा आपका टाइप है मालवेयर का
ठीक है, जो आप क्या करता है अपने आप को रिपीट कर देता है। तो कौन सा होगा आप, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हो रही है बाहर, की शादी वादी शायद चल रही है यार, तो कुछ क्रैकर्स की आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि जो आवाज़ें हैं इनको म्यूट कर दिया जाए या उनको जो बैकग्राउंड नॉइज़ है इसको मतलब हटा दिया जाए, बट परफेक्टली तो नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे कि क्लास को और रात में रिकॉर्ड करें और देर में रिकॉर्ड करें, ताकि एकदम क्या हो, शांति रहे, है ना, शांति एकदम बनी रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, और एग्ज़ाम सर पे हैं आपकी भी, और टेंशन आपको भी हो रही है और आपसे ज़्यादा मुझे भी हो रही है, क्योंकि कई बच्चों का रिजल्ट इस बार अच्छा देना है। और बार टारगेट किया है फास्ट एंड पिक्सेल्स ने, है ना, फास्ट एंड पिक्सेल्स का ये टारगेट है कि इस बार कम से कम हम लोग 5 बच्चे लेंगे जिनके मार्क्स क्या होंगे 90 प्लस स्कोर करेंगे। पिछली बार हम लोग के जो लगभग 4 बच्चे थे, 4 नहीं, 1 2 3 4 5, लास्ट टाइम भी हम लोग के 5 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया था। इस बार भी हम लोग ये कोशिश करेंगे कि फिर से 90 प्लस बच्चे, कम से कम 5 बच्चे ऐसे हों जो 90 प्लस को स्कोर करें, और कम से कम 2 बच्चे इस बार ऐसे हों जो 95 के ऊपर भी हमारी सिर्फ फास्ट एंड पिक्सेल्स के थ्रू जाएँ, है ना। तो आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे ऐसे ही, काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो यही सबसे बड़ी चीज़ हम लोग कह लें यहाँ पे है। आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है कि विच द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ मालवेयर, कि सर इनमें से ऐसा कौन सा टाइप है मालवेयर का। तो मालवेयर क्या होता है हम जानते हैं, टाइप ऑफ वायरस कह लो, कुछ भी कह लो। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, जो क्या करता है, जो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, मतलब दोबारा से क्रिएट कर लेता है, बार बार क्रिएट कर लेता है। तो कौन सा होगा आपका, वायरस तो करता नहीं है, वॉर्म आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरस क्या होते हैं कि भाई एक कंप्यूटर है आपका, ये मान लो सीजन कंप्यूटर है, ये आपका C2 कंप्यूटर है। आपने क्या किया भाई, वो बात हो रही है जिसकी वायरस की, तो आपने कोई पेन ड्राइव इसके अंदर लगाई, तो अब इस पेन ड्राइव से वायरस जहाँ पे चला गया, ठीक है, अब इसके अंदर वायरस आ गया। अब ये वायरस इसमें कब पहुँचेगा, जब कोई दूसरी पेन ड्राइव इसमें लगाई जाए, फिर इसको इसमें लगाया जाए, या जब कोई नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाए इसको, या जब यही पेन ड्राइव वापस से यहाँ लगाए, तभी क्या होगा, जो वायरस है वो स्प्रेड होगा। लेकिन जो वॉर्म है वो क्या करेगा, वॉर्म अपने आप की कॉपीज कई सारी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि आपकी जो स्टोरेज है वो फुल हो जाती है फिर बहुत जल्दी। ठीक है, कह रहा है, देखो कह रहा है कि फिशिंग क्या होती है ना, फिशिंग हम लोगों ने समझी थी। तो कह रहा है कि अटेम्प्टिंग टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन वाया डेस्टिनी ईमेल्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर, ये तो सर हैकिंग हो गई। हालांकि जो ऑप्शन नंबर बी है वो तो बात कर रहा है किसके बारे में, सर हैकिंग के बारे में बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट मालवेयर थ्रू द रिमूवेबल मीडिया, ये तो होगा नहीं। मॉनिटरिंग यूजर एक्टिविटी विदाउट अ कंसेंट, तो ये भी हमारा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, अटेम्प्टिंग टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन वाया डिस्ट्रक्टिव मेल्स। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा आपका, इसको मान लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिशिंग आपके एग्जाम के अंदर आनी है, 1 मार्क्स के अंदर ये आनी है, लिख के दे लो, मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा देखने को आपको, ठीक है। ये फिर आपका ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है मालवेयर वाला, और आपका VPN तो है ही है मान लो, और ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, ये तो मैं पहले ही खैर बता चुका हूँ, है ना। तो आते हैं कि इसमें हम लोग कौन सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। हम लोग जानते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो क्या करता है, वो कुछ चीज़ें करता है। पहला क्या वो करता है, पहला वो करता है अपर केस, कि भाई जो डेटा है आपका वो आपका अपर केस के लेटर्स होने चाहिए उसमें। फिर आपका होता है लोअर केस, है ना, वो आपका होना चाहिए। फिर आपका क्या करता है, कुछ इसमें हम लोग कह लें कि जो सिम्बल्स होते हैं ना, जो सिम्बल्स हैं हम लोग के, सिम्बल्स SYM सिम्बल्स, है ना, आपके सिम्बल्स होने चाहिए आपके, मतलब हम लोग कह लें कुछ आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए ना, इसी को लिखते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपके उसके अंदर कंक्लूड होने चाहिए। तो कह रहा है कि पासवर्ड 1 2 3, तो इसमें तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं, तो होगा नहीं। तो कह रहा है कि 1 2 3 4 5 4 6 8 7 8, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। ये हिंदी वाले सारे ऑप्शन काट दें, क्योंकि पासवर्ड कभी भी हिंदी में तो होगा ही नहीं जनरली, ठीक है, आपका होगा तो इंग्लिश ही में। फिर कह रहा है क्यूएलटी, ये आपका देखो सिंबल लगा है यहाँ पे, फिर आपका देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है आपका, फिर देखो यहाँ पे हैशटैग भी लगा हुआ है। तो आपका क्या ये सही है क्या, तो ये भी हमारा सही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें यूज़ हो गई हैं। फिर क्या कह रहा है, पासवर्ड में तो क्या किया इन्होंने, P लिखा, और आपका यहाँ देखो A कर दिया, ये SS कर दिया, ये WO कर दिया कैपिटल, आपका यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। और आपका देखो क्या लगा दिया इन्होंने, आखिर में कोलन यहाँ पे देखो लगा दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही होगा कंपेटेबली। तो यहाँ पे क्योंकि एक वर्ड, जनरली हम लोग किसी वर्ड को सिंपली लिख के नहीं कंसिडर करते हैं एज अ गुड पासवर्ड के अंदर, ठीक है।
देखो फायरवॉल का मेन एम क्या है, कि जो मेन पर्पस है किसका, फायरवॉल का। हम लोग फायरवॉल क्यों लगाते हैं, तो कह रहा है कि टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा ट्रैफिक। अच्छा, स्टोर डाटा अपने फायरवॉल का कोई संबंध स्टोरिंग से तो है ही नहीं, डेटा के इंक्रिप्शन से भी नहीं है, पासवर्ड के मैनेजमेंट से भी नहीं है। तो क्या होगा आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बोलते हैं यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर कह रहा है देखो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब एस से क्या होगा, सिक्योर हाइप सब में दिया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सब में दिया है। अब एस से सिक्योर होगा, स्टैंडर्ड होगा, सर्विस होगा या फिर सिंपल होगा। तो क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योर, सॉरी प्रोटोकॉल सिक्योर है ना। HTTPS का क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्लियर हो गया आपको। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है टाइप नहीं इसका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। ओके, कह रहा है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन, नहीं ये तो टू फैक्टर के बारे में बात नहीं हो रही। इसी में भी देखो रुको पासवर्ड एंड फिंगरप्रिंट स्कैन, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऐप, पासवर्ड एंड SMS मोड, और फिर कह रहा है देखो आपका पासवर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन। देखो पासवर्ड एंड SMS कोड, ये तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में, तो ये तो आपका टाइप हो जाएगा। पासवर्ड डाला आपने, फिर फिंगरप्रिंट की बात आ गई, ये भी हो जाएगा आपका। फिर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऐप जो आपका व्हाट्सएप में होता है कि भाई पहले वहाँ पे मतलब हम लोग वहाँ पे पहले वेरीफाई करो, ऑथेंटिकेट करो कि भाई आप ही लॉगिन कर रहे हो कि नहीं कर, ये भी हो जाएगा आपका 2 स्टेप में, है ना। फिर कह रहा है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन, नहीं ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई पासवर्ड जब हम लोग भूल जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन का यूज़ तब हम लोग करते हैं कि भाई पासवर्ड नहीं याद आ रहा है, तो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या रखा था उसको देखा हमने और उसके थ्रू हमने फिर यहाँ पे काम किया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी में जो इंक्रिप्शन है उसका क्या यूज़ है। इंक्रिप्शन से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ये आप जान लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। कह रहा है देखो टू कन्वर्ट डेटा इनटू कोडेड फॉर्म, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, टू कंप्रेस डेटा फॉर द स्टोरेज एफिशिएंसी, टू क्रिएट बैकअप ऑफ डेटा, टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। इनमें से कौन सा है, किसका कार्य, किसका कार्य की बात हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन की बात हो रही है। तो क्या होगा, टू कन्वर्ट द डेटा इनटू कोडेड फॉर्म। हम लोग जानते हैं कि जो इंक्रिप्शन है वो कहाँ ही होता है, डेटा को कोड करने में। डिक्रिप्शन कहाँ ही होता है, डेटा को डिकोड करने में। कहाँ होता है, वो होता है आपका डेटा को डिकोड करने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि देखो 0 डे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई व्हाट इज 0 डे। तो कह रहा है अ वल्नरेबिलिटी दैट इज नोन टू द पब्लिक, एक ऐसी वल्नरेबिलिटी जो क्या कर रही है, नोन टू द पब्लिक। ठीक है, अ वल्नरेबिलिटी दैट हैज बीन पैच्ड, अ वल्नरेबिलिटी दैट एक्सप्लॉइटेड बिफोर द अवेयर ऑफ इट। और फिर कह रहा है कि अब वल्नरेबिलिटी दैट अफेक्ट द जियो सिस्टम। नहीं, पहला आपका ऑप्शन होना नहीं है, दूसरा भी नहीं होगा, आपका 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 0 डे तक क्या होती है, तो क्या होती है, अब वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेड बिफोर द डेवलपर इज अवेयर ऑफ इट, है ना, कि पहले से इसका पता होना चाहिए। फिर कह रहा है कि व्हाट डज द DDoS स्टैंड फॉर। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, कि DDoS क्या होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। यही आपका सही होना चाहिए, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड देखो ये लिखा है, डिनाइल ऑफ सर्विस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस, है ना, सर्विस। इसको हम लोग काट देते हैं, वैसे ये क्वेश्चन आपका गलती है, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है आपका ऑप्शन। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे CIA ट्राइड, है ना, यहाँ पे ट्राइड देखा है, ट्राई हिंदी में लिख गया है CIA ट्राइड का। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है लिखा है, सिद्धांत कौन सा है, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंप्लेंसी, ऑथेंटिकेशन या फिर अवेलेबिलिटी। तो क्या होगी आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, एकदम आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। यार डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य क्या है, कि हम लोग जो डिजिटल सिग्नेचर हैं वो हम लोग यहाँ पे क्यों कराते हैं, तो क्यों कराते हैं हम लोग हैं, टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज, है ना, कि भाई डेटा को वेरीफाई करने के लिए भाई जो डेटा है वो इन्हीं का होने वाला है। ठीक है, लंबी क्लास हो रही होगी, बोर हो रहे हो तो चुपचाप वीडियो को पॉज कर देना, आपका आपको ऑप्शन होगा। ठीक है, और उसके बाद जाना आराम से, पानी वानी पी के वापस से आ जाना। ये सारे MCQs को मिस बिल्कुल भी मत करना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हो रही है क्रैकर्स की, तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर इट। बहुत ही गलत टाइम में मैंने ये क्लास को रिकॉर्ड किया है, लिटरली में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्लास चल रही है तो समस्याएँ आती हैं जाती हैं ना, बाधाएं आएंगी जाएंगी, लेकिन जो हम लोग हैं हम लोग को यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, अपनी क्लास को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ताकि जो हम लोग के आने वाले मार्क्स हैं तो हम सभी बच्चे इस
इस क्लास की हेल्प से 90+ मार्क्स को स्कोर कर सकें। तो ये सब क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, सब तो बजते रहेंगे दुनिया भर में, ठीक है। और पटाखे हम लोग को कब तक आने हैं, जब हम लोग का रिजल्ट आए और हम लोग क्या करें, 90+ मार्क्स को स्कोर करें। आ जाओ प्राइमरी पर्पस ऑफ फायरवॉल। अभी हमने क्वेश्चन ज़्यादा किया, कहाँ किया, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। फिर कह रहा है कौन सा वेब रेप्लिकेट कर देता है खुद को, तो कौन करता है आपका, वो करता है आपका वॉर्म, ओके। फिर फिशिंग का अर्थ क्या होता है आपका, फिशिंग अभी हमने किया, क्या किया आपने, टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन वाया ईमेल, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए हमारे जनरली के जो हम लोगों ने देखे अभी। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आप ये मान चलो कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ना। मतलब आप इन क्वेश्चन को तो मिस ही ना करना, किसी भी हाल में ना मिस करना, ठीक है। दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। ये जो साइबर सिक्योरिटी है वो होती क्या है, कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर, तो सही है आपका। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट, ये भी सही है। सिक्योरिटी प्रोवाइड द सिस्टम फॉर द साइबर अटैक, ये सही। मतलब क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अटेम्प्ट टू स्टील, स्पाई, डैमेज और डिस्ट्रॉय कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डियर एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा यूज़ होता है कहाँ पे, अटेम्प्ट करने के लिए, मतलब डेटा को चुराने के लिए, स्पाई करने के लिए, डैमेज करने के लिए, इन सब जो चीज़ें हो रही हैं इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइबर अटैक, ठीक है। फिर कह रहा है देखो विद द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी का कौन सा टाइप है, क्लाउड सिक्योरिटी बिल्कुल है, एप्लीकेशन बिल्कुल है, नेटवर्क बिल्कुल है, तो मतलब क्या वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखो डिनाइल ऑफ सर्विस ये तो है आपका, मैन मिडल ये भी है, मालवेयर भी है, AES आपका साइबर क्राइम टाइप नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे थे फॉलोइंग टाइप ऑफ साइबर अटैक में कौन सा टाइप, इसका टाइप है साइबर अटैक का टाइप है, फिशिंग बिल्कुल होता है, पावर अटैक बिल्कुल होता है, एस्केलेशन ये भी होता है। मतलब क्या हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो गया। इन सारे क्वेश्चन को बेटा मिस मत करना, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, बाहर नॉइज़ हो रही है, मुझे पता है नॉइज़ हो रही है, कोशिश करूंगा कि वो नॉइज़ सारी क्लियर अप हो जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर कह रहा था देखो साइबर स्पेस वॉज क्वाइंड बाई, तो साइबर स्पेस वर्ल्ड है, इसको पहली बार किसने क्वाइन किया, किसने किया, विलियम गिब्सन ने इसको पहली बार यहाँ पे क्वाइन किया था। फिर कह रहा था इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब कौन थे, टिम बर्नर ली, है ना। फिर वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट इन्वॉल्व इन CIE ट्रैड, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी और A फॉर अवेलेबिलिटी, ये तो होते हैं। तो मतलब क्या हुआ आपका नॉट इन्वॉल्व, नॉन कौन सा है आपका, जो ऑथेंटिसिटी है ये आपका नहीं होता है, तो मतलब ये आपका ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी, में कौन सा टाइप नहीं है, सिक्योरिटी है, सिस्टम की भी है, नेटवर्क भी है, आपका नन ऑफ दिस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है ना। फिर कह रहा है कि यहाँ पे देखो ISOC किसके लिए स्टैंड करता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसलिए करता है आपका, ये करता है इंटरनेट सोसाइटी के लिए, ठीक है। फिर कह रहा है विद नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ साइबर थ्रेट, इनमें कौन सा साइबर थ्रेट का टाइप नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका साइबर थ्रेट का, फायरवॉल। क्यों, क्योंकि जो फायरवॉल्स हैं वो हमारे सिस्टम को बचाने के लिए यूज़ होती हैं, वो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। फिर कह रहा है देखो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ इंटरनेट गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा आपका एग्जांपल कौन सा आपका, ICANN है ना। कौन टाइप ऑफ मालवेयर का टाइप कौन सा है आपका, वायरस, सिंपल क्वेश्चन था। फिशिंग क्या होती है, स्टीलिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थ्रू द ईमेल और एक वेबसाइट, ठीक है। कह रहा है कि पर्पस ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल का पर्पस क्या होता है, प्रिवेंटिंग द अनऑथराइज्ड एक्सेस, सिंपल क्वेश्चन था। DDoS अटैक अभी पहले किया, क्या होगा, फ्लडिंग अ नेटवर्क और अ सिस्टम विद द ट्रैफिक टू मैनेज इट अनअवेलेबल, है ना। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड पैचेस, हम लोग जो रेगुलर सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेते हैं या पैचेस को अपडेट कर लेते हैं, इसका फायदा क्या है, क्यों करते हैं, फिक्सिंग द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड बग, जो बग्स वगैरह हो गई हैं वो दूर हो सकती है, उनसे हम लोग बच सकें, ठीक है। फिर कह रहा है कि देखो व्हाट इज द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये क्या होता है, तो क्या होता है, ऑथेंटिकेट द यूजर बेस्ड ऑन अ मल्टीपल फैक्टर पासवर्ड एंड अ फिंगरप्रिंट, ठीक है।
फिर जो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ साइबर क्राइम, इनमें से कौन सा टाइप नहीं जिसका साइबर क्राइम का, तो क्या हो जाएगा आपका इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर द प्रोटेक्शन। कि भाई हम लोग तो क्या कर रहे हैं, हम लोग तो इंस्टॉल कर रहे हैं एंटीवायरस को खुद को सेव करने के लिए, तो भाई किसका साइबर क्राइम है, तो ये तो क्या होगा, तो भाई साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा आपका। फिर कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय द साइबर क्रिमिनल्स, इनमें से कौन सी चीज साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा नहीं की जाती है। अच्छा, क्रिमिनल्स तो अनऑथराइज्ड अकाउंट एक्सेस ये तो करेंगे, ईमेल ये भी करेंगे, माफ अटैक भी करेंगे, रिपोर्ट क्या करेंगे, रिपोर्ट का भी खत्म हो गया। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ आईटी लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में आपका आया भी था। क्या होगा, आईटी इंडिया एक्ट आपका 2000, ये आपका एकदम इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इंडिया में आईटी एक्ट कब आया, जिसने अभी देखा हमने 2000 में आया। सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट व्हाट, तो साइबर सिक्योरिटी किसके अगेंस्ट देता है, मार्केट के अगेंस्ट बिल्कुल देता है। साइबर जो टेररिस्ट है इनके अगेंस्ट भी देता है, डिफेंड करने के लिए भी देता है। मतलब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, मीन्स द सिक्योरिटी ऑफ डेटा फ्रॉम द टेम्परिंग बाय द अनआइडेंटिफाइड यूजर। इसका मतलब क्या है, आपका इंटीग्रिटी है ना, कि जो इंटीग्रिटी होती है, जो अनआइडेंटिफाइड यूजर्स हैं उनसे डेटा को सिक्योर रखने में यूज होती है। फिर कह रहा है आईटी एक्ट कब इफेक्ट में आया, तो कब आता है आपका, जो आईटी एक्ट लॉन्च का हुआ 2000 में अमेंडमेंट हुआ। इसमें अमेंडमेंट कब होता है लिखा, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अमेंडमेंट टू आईटी एक्ट 2000 केम इनटू इफेक्ट ऑन, कब इफेक्ट में आया, तो कब आया, ये 2008 2 अक्टूबर होगा ना। इधर आईएसपी अभी मैंने पहले आपको बताया था इसीलिए कि आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईसीएएन फॉर्म क्या होगा, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल स्पैम। ठीक है, इसका आंसर का स्पैम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कह रहा है कि आईटी एक्ट डिस्क्राइब द ऑफेंस ऑफ अ चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर इट। क्या होगा आपका, अंडर सेक्शन 67B। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ क्रिमिनल ऑफेंस और अनलॉफुली ऑब्टेनिंग मनी प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज ऑफ पर्सन थ्रू द कॉरिजन, मतलब किसी को झूठा दिखा के, झूठ बता के, उसको धोखा दे के उसका पैसा ले लेना, प्रॉपर्टी या उसका चीज़ें को ले क्या करता है हमारा, ये कहलाती है हमारी फिशिंग। ICERT क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। IPC सेक्शन 35D के अंदर कौन सी चीज़ के बारे में बात होती है, तो बात यहाँ पे स्टॉक करने की, किसी को स्टॉक करना उसके बिना परमिशन के। फिर कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ई कॉमर्स, इनमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है किसको, ई कॉमर्स को, तो कौन करता है, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। हो गया आपका। फिर कह रहा है देखो क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स, इनमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है ई कॉमर्स का। ऑनलाइन स्टोर तो बिल्कुल है, शॉपिंग कार्ड भी होती है, गेट होना चाहिए। यहाँ पे इंक्रिप्शन आपका ई कॉमर्स का कंपोनेंट है वो नहीं है ना। तो कह रहा है देखो, विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स इनेबल्स कॉमर्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, कंट्रीज के बाहर पहुंचाना क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं ग्लोबल रीच। मतलब जो हमारा सामान है या जो हमारा स्टोर है वो कहाँ पहुंच गया है, पूरा वर्ल्ड वाइड पहुंच गया है, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी कभी भी कहीं से भी सामान को परचेज कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल रीच, है ना। सुना हुआ ना कि भाई उनकी पोस्ट की रीच तो बहुत चली गई है ना, तो ये भाई रीच। ठीक है ना, देखो, विच ई कॉमर्स मॉडल इन्वॉल्व द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस टू जनरल पब्लिक। बिजनेस मतलब बी, पब्लिक क्या है हमारी, कंज्यूमर है, सी, तो बात किसकी हो रही है यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है B2C की। फिर कह रहा है कि फॉलोइंग इफ नॉट थ्रेट्स ऑफ ई कॉमर्स, थ्रेट नहीं है तो ग्लोबल थ्रेट नहीं है, बाकी तो सारी आपकी थ्रेट है। फिर क्वेश्चन कह रहा है देखो, टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकस ऑन कंज्यूमर डीलिंग इज दैट। देखो कंज्यूमर है वो डील किससे कर रहा है, कंज्यूमर से कर रहा है, मतलब क्या हुआ, C2C मॉडल हो गया आपका। मेन एडवांटेज क्या है इसका, देखो ग्लोबल रीच, फास्टर एंड इजी ट्रांजेक्शन, 24x अवेलेबिलिटी। अच्छा, इनमें से एडवांटेज क्या है इसका, अच्छा यहाँ पे तो 20 यहाँ देखो, यहाँ पे क्या ना, यहाँ मेरे ख्याल से होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। जो ई कॉमर्स है उसकी हेल्प से हम लोग ग्लोबल पहुँच सकते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो फास्टर हो जाते हैं और इजी भी हो जाते हैं हमारे, और 20% अवेलेबिलिटी रहती है। तो हमारा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इस पर मत जाना बेटा, जहाँ का भी होगा तो गड़बड़ हो सकता है।
फिर कह रहा है देखो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ठीक है। कह रहा है ई पेमेंट होती क्या है, तब ये होती है इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट फॉर बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द इंटरनेट। फिर कह रहा है देखो मतलब फॉलोइंग ई पेमेंट मेथड यूज इन इंडिया, आपका कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम का करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल पेमेंट, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है किसका, डिजिटल पेमेंट का, तो क्या होगा आपका ऑल ऑफ दीज, है ना। डेबिट कार्ड्स आर ऑल्सो अलाउड, डेबिट कार्ड से क्या करते हैं अलाउ करने को, इंस्टेंट कैश विड्रॉल, कि हम लोग डेबिट कार्ड से एटीएम कार्ड से तुरंत कैश को विड्रॉ भी कर सकते हैं ना। फिर कह रहा है देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैश, कहलाता है ई कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश, डिजिटल कैश, ऑल ऑफ दिस सब कुछ हम लोग कहते हैं। फिर कह रहा है देखो विच इज फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ आधार इनेबल्ड पेमेंट, को क्या होगा भैया, इसमें क्या फ़ायदा है, सिक्योरिटी होती है, बिल्कुल होती है, ऑथेंटिसिटी भी होती है, कन्वीनियंस भी रहता है, ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हु रेगुलेट द मनी मार्केट, तो कौन सा करता है मनी मार्केट को रेगुलेट, कौन करता है मनी मार्केट को, अच्छा ओके। देखो यहाँ पे आपके नाबार्ड तो होगा नहीं, एनएसडीएल तो होगा नहीं, सेबी करती है या फिर आरबीआई करती है, मनी मार्केट की बात हो रही है तो यहाँ पे आपकी आरबीआई करती है। अगर बात होती है शेयर मार्केट की तो वहाँ पे शायद सेबी का कंट्रोल रहता है। एफिलिएट यूआईडीआई तो क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब आपका आधार कार्ड, है ना, आधार कार्ड, है ना। कह रहा है यूपीआई क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है आपका, और आपका इसके बाद पीओएस भी है ना। यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलेगा आपको देखने को। कह रहा है फाइंड द कॉमन मोड्स ऑफ अ डिजिटल पेमेंट, से कुछ कॉमन मोड्स, मोबाइल वैलेट बिल्कुल सही, डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, तो मतलब आपका ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, है ना। तो ये थी हमारी क्लास आज की। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे लगभग हम लोग कह लें 150 प्लस क्वेश्चंस, राउंड ऑफ में कह लो या प्लस ना का हो, तो इतने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर अप किए। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जो एमसीक्यू सीरीज़ का 1 वाला वीडियो है उसको भी ज़रूर देखना, अभी इसके बाद आपके पास में साइड में बन के आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप देखोगे तो आपके 20 में 20 मार्क्स आपके एकदम एश्योर होने वाले हैं कि इन एमसीक्यू से ना पिछली बार जो प्रश्न आई थी सीरीज़ उनमें क्वेश्चन आए थे इसमें आए थे, ना ही इस बार की सीरीज, इस बार के आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जाएगा। बहुत ही रेयर केस है कि कोई क्वेश्चन इससे बाहर का पूछा जाए। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो क्या करना, आपने जो फ्रेंड सर्किल है उनके साथ शेयर जरूर कर देना, शेयर वाला आइकन है, अच्छा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, तो इससे पता चलता है कि आपको क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो नोटिफिकेशंस हैं आपको वो आपको मिल जाएंगी। और कोई भी डाउट हो, कोई भी DOUBT कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना, और हम लोग तुरंत आपकी बात का, आपकी क्वेरी का रिप्लाई कमेंट बॉक्स के अंदर ही करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग कि आखिर हमें इस क्लास की एमसीक्यू सीरीज नंबर 2 की, एमसीक्यू सीरीज नंबर 1 की, और साथ ही में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग अभी आगे कवर अप करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को देखेंगे, उन सभी की जो पीडीएफ है वो हम लोग कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और साथ ही बात करते हैं कि जो हमारा गिव अवे कॉन्टेस्ट है ये आखिर क्या है, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना इनकॉग्निटो मोड। ठीक है, और यहाँ आपको टाइप कर देना है pastandpixels.com, है ना। और जैसे ही जब इसको खोलेंगे तो आपकी जो वेबसाइट पास्ट एंड पिक्सल्स की है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगी। इसमें से आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्री कोर्सेज दिए गए हैं। ठीक है, नीचे शॉप वगैरह के लिए दिए गए हैं, तो चाहे तो आप यहाँ से आ जाएं, चाहे तो आप डायरेक्टली शॉप पे क्लिक करके भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप शॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगी क्लास 10th इंपॉर्टेंट MCQs एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस PDF। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक, जैसे इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे आप ऐड टू बैक कर लीजिएगा। ठीक है, चेकआउट कर लीजिएगा यहाँ से, और जब आप चेकआउट कर लेंगे पूरे तो ठीक है, तो देखो ये पूरा पेज खुल के आ गया। यहाँ आपको अपनी ईमेल डालनी है, यहाँ आपको अपना नाम डालना है, यहाँ कंट्री डालनी है, यहाँ डालना है आपको मोबाइल नंबर। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आपकी जो ईमेल है उसमें एक मेल चला जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी मैंने ये कर दिया था अभी, तो मैं अभी दिखाता हूँ कि आपका मेल किस तरह का आएगा। ठीक है,
तो ये देखो, तो यहाँ पे एक ऐसा मेल आ जाएगा, लिखा होगा योर डाउनलोड इज रेडी करके आपका एक मेल आ जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड फाइल पे, तो देखेंगे आप कि आपका एक गूगल फॉर्म जो होगा वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का गूगल फॉर्म एक आपके पास ओपन होके आ जाएगा। आपको ये फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, ईमेल यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, अपना नाम डालिएगा, व्हाट्सएप नंबर, अपना स्कूल, अपना सेशन तो आपका 2024 और 5 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो लिखा है डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन अ गिवअवे। हम लोग एक गिवअवे करने जा रहे हैं कि जिन भी बच्चों के, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स के 95 प्लस मार्क्स आएंगे उनको भी कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। जिन बच्चों के 80 या 90 प्लस मार्क्स आएंगे उनके लिए भी एक कुछ ना कुछ गिफ्ट रखे जाएंगे। और जिन बच्चों के 85 प्लस आएंगे उनके लिए भी रहेगा। और जो बच्चे क्लास 10th के अंदर सिर्फ 80% भी स्कोर कर रहे हैं अगर, ठीक है, इन चारों स्कोर के लिए, मतलब 80 से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, हम लोग कह लें 80 प्लस जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए 5 पिक्सल की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर से जरूर उन बच्चों को दिया जाएगा। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बच्चों को तैयारी करने के लिए कुछ बच्चों को जेई की तैयारी करनी थी तो उनको हम लोगों ने जेई की बुक प्रोवाइड कराई, कुछ लोगों को नीट की करनी थी तो उनको हम लोगों ने नीट की किताबें प्रोवाइड कराई। कई बच्चे ऐसे भी थे जिनको आगे क्लास 11 12 की बुक चाहिए थी तो हम लोगों ने उनको वो भी प्रोवाइड कराई थी। तो इसी तरह से, पर उस लास्ट टाइम क्या था कि सिर्फ 90 प्लस से ऊपर वाले बच्चों के लिए ये चीज़ थी, पर इस बार क्या है, इस बार 80 प्लस स्टूडेंट्स, 80 प्लस नंबर जितने बच्चों के आएंगे उन सभी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट 5-10 पिक्सल की तरफ से जरूर रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें हिस्सा लेना है तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे यस कर दीजिएगा, या अगर नहीं लेना है, आपको नहीं चाहते तो नो कर दीजिएगा, वो चॉइस आपकी है। उसके बाद आपको यहाँ डालना है क्लास 10 का रोल नंबर, ताकि हम लोग ये वेरीफाई कर सकें कि आप लोग जो इस पीडीएफ लोग को ले रहे हैं वो इस बार ही पेपर देने जा रहे हैं। और आपको अपनी कोई भी एक रीसेंट इमेज जो भी आपकी हो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और जैसे ही आप ये करेंगे, आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद क्या होगा, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कुछ फिलअप कर देता हूँ रैंडम डेटा। जैसे कि मान लो मेरा जो नाम है डाल देता हूँ मैं, यहाँ डाल दिया मैंने उत्कर्ष अवस्थी। ठीक है, और उसके बाद नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पे, ये नंबर 5 पिक्सल्स का हो गया। स्कूल मान लो मेरा यही है। ठीक है, मान डाल देते हैं स्कूल हमारा 5-10 पिक्सल्स, ये हमारा मान लीजिए स्कूल हो गया। ठीक है, सेशन में ये हो गया, यस कर दिया मैंने। रोल नंबर डाल देता हूँ मान लो यहाँ 1 2 3 4 5 6 करके। ठीक है, यहाँ पे कोई हमें इमेज को अपलोड करना है तो रैंडम हम कोई भी इमेज यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ब्राउज करके मान लिया हमने ये वाली इमेज यहाँ पे डाल दी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इमेज अपलोड कर दी। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया सबमिट। ठीक, अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे इसको तो देखो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि योर रिस्पॉन्स हैव बीन रिकॉर्डेड, यू विल गेट योर पीडीएफ सून। ठीक है, तो जो आपकी पीडीएफ रहेगी वो आपकी ईमेल पे या फिर गूगल ड्राइव पे आपको उसकी एक्सेस तुरंत ही भेज दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन जो क्लास 10 के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ पे एक चीज मिस है जो है इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, इन सभी की पीडीएफ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। तो होपफुली आपको ये पूरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस वेबसाइट को जरूर विजिट करना। एक बार मैं दोबारा से वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, www.510pixels, एक मिनट, ये। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप लोग जरूर जाना। यहाँ पे जब आप जाएंगे फ्री कोर्सेस में, तो यहाँ देखो आपको 10th क्लास की, रिवीजन क्लास की पूरी लिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, पूरा कोर्स मिल जाएगा और जितने भी मॉडल पेपर्स हैं उनकी भी आपको यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और यहाँ पे अभी हम लोग एमसीक्यू की लिस्ट भी ऐड कर देंगे। जैसे कि मान लो आपको क्लास का रिवीजन करना है पूरा, आपने व्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जो पूरी पीडीएफ है वो देखो, यहाँ पे पूरी जो प्लेलिस्ट है हम लोग कह लें वो यहाँ पे आपकी खुल के आ गई। ठीक है, इसको आप 1 बाय 1 करके क्लासेस को ले सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस या 95 प्लस जो भी आपका टारगेट हो उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जब करोगे तो बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी जरूर प्रेस कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।